नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। आंकड़ों की बात करें तो कृषि आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना कि सदियों पहले हुआ करता था, लेकिन कई बार तकनीकी जानकारियों के अभाव में और बदलते समय के साथ होने वाले प्रयोगों की जानकारी के अभाव में हम उतना लाभ नहीं ले पाते जितना हमें मिलना चाहिए। यही कारण है कि जीडीपी में इसका उतना योगदान नहीं है जितना हो सकता था। यही कारण है कि इस कार्यक्रम के जरिए नवीनतम जानकारियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास होता है हमारा। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिशें करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। अपने पशुओं को लू के प्रकोप से बचाए पशुपालक। सागवान की खेती में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण का रखे ध्यान। और किसानों के लिए उपयोगी रोटावेटर मशीन। पशुपालक भाई बहनों, इन दिनों गर्मी अपने चरम सीमा पर है। लू और गर्मी से बचाने के लिए अपने पशुओं को समय समय पर पानी पिलाने की कोशिश अवश्य करें, जिससे डिहाइड्रेशन से उनका बचाव किया जा सकता है। आप अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं तो सुबह और शाम को ही चराने ले जाएं, जिससे लू और गर्मी से उन्हें बचाया जा सकता है। इससे वो स्वस्थ भी रहेंगे। पशुओं को कभी भी खुले में नहीं बांधें। अगर उन्हें आप चरने के लिए देते हैं, भेजते हैं तो सुबह में और शाम में ही भेजा करें। उसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। अगर पशुओं को लू मार देगा तो वो उनके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, उसके मुंह से लार गिरने लगेगा, खाना पीना बंद हो जाएगा। सागवान के उत्पादन में सिंचाई की तकनीक शुरुआती दिनों में पौधे की वृद्धि के लिए सिंचाई बेहद अहम है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई भी चलती रहनी चाहिए। अगस्त और सितंबर महीने में 2 बार खाद डालना चाहिए। लगातार 3 साल तक प्रत्येक पौधे में 50 ग्राम एनपीके डाला जाना चाहिए। नियमित तौर पर सिंचाई और पौधे की छटाई से तने की चौड़ाई बढ़ जाती है। सब्जियों का उत्पादन किसानों के लिए हमेशा से फायदे का सौदा रहा है। यदि उसमें थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और बाजार की उपलब्धता हो तो काफी मुनाफा लिया जा सकता है। कद्दू की खेती भी ऐसी ही लाभदायक फसल है। इसमें लागत कम है और मुनाफा अधिक। आइए जानते हैं ऐसे ही कर्मठ किसान दीपक कुमार के विषय में, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और कद्दू की खेती से लाभ अर्जन कर रहे हैं। सब्जी का खेती किए हैं, कद्दू और नेनुआ है। करीब 1 बीघा में लगाए हैं, जिसका लागत करीब 15,000 रुपया है। और देखिए, हो सकता है तो 40,000 45,000 भी आ सकता है। किसान भाई बहनों, अपनी ठंडी तासीर के कारण खीरे की मांग गर्मी के दिनों में बाजार में काफी ज्यादा हो जाती है। यदि आप इसके उत्पादन से जुड़े हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें, जिससे आपका उत्पादन बेहतर हो और आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाएं। इसके उन्नत प्रभेदों में कुछ प्रमुख हैं: पूसा उदय, पूसा बरखा, पंजाब नवीन और पंजाब खीरा आदि। किसान भाई बहनों, रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली एक मशीन है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेतों में बीज की बुआई के समय किया जाता है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने अथवा मिट्टी में अवशेषों का मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। इसके अलावा धन, लागत, समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए
एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। इन तमाम जानकारियों के बाद बारी है अब इस साक्षात्कार की, जहां अपने विशेषज्ञ से हम लेंगे जानकारी नए बागों की स्थापना और प्रबंधन के विषय में। खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी कृषि संबंधी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे हर जानकारी हासिल कर लेते हैं। पानी की कमी के चलते हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का जो है रुझान बागवानी की तरफ हो गया, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें अच्छी आय मिल जाती है और अच्छी इनकम जहाँ पे मिले तो किसान भाइयों का रुझान तो उस पर जाएगा ही। लेकिन इसे किस तरह से बागवानी कर सकते हैं कि जिसमें उन्हें नुकसान का सामना नहीं करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें आय अच्छी इनकम मिले। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है नए बागों की स्थापना एवं प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी, माधोपुर केबी के पश्चिम चंपारण से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि नए बागों की स्थापना जो करते हैं तो उसमें किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है? धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न उठाया है। और जैसा कि आपने बताया भी, आज के बदलते परिवेश में खेती करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर बागवानी फसलों पे किसान अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बागवानी फसलों को हम लोग उच्च मूल्य वाली फसलें भी कहते हैं। और बिहार की जो हमारी मिट्टी है वो बागवानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है। वैसे तो बागवानी फसलें, खासकर फल वाले जो भी हमारे फसल हैं, उनको तमाम तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन वो मिट्टी जिनका जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, जिनका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होता है, वो मिट्टी फल उद्यान लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इसके अलावा कुछ फल ऐसे भी हैं जिनको उच्च पीएच मान पे भी या लवड़ी या क्षारीय मिट्टियों में भी उसको उगाया जा सकता है, जैसे कि बेर, आंवला, बेल इत्यादि फसलें हैं जिनको हम लोग लवड़ी या क्षारीय मृदाओं में भी उगा सकते हैं। लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो हमारी जो आम, लीची, अमरूद, पपीता, केला इत्यादि फसलें हैं, इनको हम लोग सामान्य से के आसपास की पीएच पे भी लगा सकते हैं। धीरू जी, हमारे जो किसान भाई हैं जो नए बाग लगाते हैं तो उन्हें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और किस तरह से वो ध्यान दें ताकि फलदार वृक्ष हो और जिसमें उन्हें काफ़ी मुनाफा हो? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मेरी ये सलाह रहेगी कि वो वैज्ञानिक विधि से नए बाग लगाने के लिए और कुछ बिंदुओं पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि बाग लगाना एक लंबी प्रक्रिया है और अतिरिक्त फसलों के अलावा बाग एक लंबे अवधि की फसल होती है। तो अगर शुरुआत में ही हम सावधानी बरतेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बाद में हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और मन मुताबिक हमको मुनाफा मिलेगा। तो सबसे पहला जो ध्यान देना चाहिए कि बाग लगाते समय जो ध्यान देना चाहिए उसमें ये है कि समय का ध्यान रखना चाहिए। किस समय पे हम लगाएं बाग ताकि हमको अच्छा उससे रिजल्ट मिल सके। तो बाग लगाने में जो सबसे पहला ध्यान देने की बात होती है वो गड्ढा की खुदाई। गड्ढे की खुदाई हम लोग सामान्यतया गर्मी के मौसम में करते हैं। मई जून के महीने में जब गर्मी का मौसम होता है उस समय हम लोग गड्ढे की खुदाई कर लेते हैं। और गड्ढे की खुदाई अगर बड़ा वृक्ष है जैसे कि आम हो, लीची हो, जामुन हो, कटहल हो, उसके लिए 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर की दूरी का आकार का गड्ढा हम लोग खोद लेते हैं। मध्यम साइज़ का अगर फल वृक्ष है तो जैसे कि नींबू हो गया, अमरूद हो गया, उसके लिए हम लोग 0.75 मीटर गुणे 0.75 मीटर गुणे 0.75 मीटर के गहराई का आकार का हम लोग गड्ढा खोदते हैं। वहीं पे जो छोटे आकार के पौधे होते हैं, फल वाले पौधे होते हैं जैसे कि पपीता, केला इत्यादि के लिए हम लोग 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 मीटर के आकार का गड्ढा खोदते हैं। और गड्ढों को खोदने के बाद हम लोग इसको 15 से 20 दिन के लिए गर्मी में छोड़ देते हैं।
इस गर्मी में छोड़ने से क्या होता है कि जो धूप डायरेक्ट लगती है, तेज़ धूप और हवा से जो भी कीट होते हैं या कीट के अंडे होते हैं वो तेज़ धूप में नष्ट हो जाते हैं और बाद में हमें किसी भी प्रकार की पौधा को लगाने में समस्या नहीं होती है। सर, ये तो गड्ढा खोदने की बात हो गई, लेकिन अब उसमें पौधा लगाएंगे कैसे? पौधा लगाने का जो उचित समय होता है वो बरसात का समय होता है। जून के अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई और कभी कभी अगस्त के प्रथम सप्ताह तक भी हम लोग लगा सकते हैं। गड्ढा जब भराई किए हैं हम, तो उससे पहले हम लोग रेखांकन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को कितनी दूरी पे पौधे को लगाना है। और रेखांकन के लिए या तो वर्गाकार विधि को अपनाया जाता है या फिर आयताकार विधि को अपनाया जाता है। किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार और फल की किस्म के आधार पे इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, उस आधार पे लगा सकते हैं। और लगाने के लिए क्या करते हैं कि जो रेखांकन किए हो गड्ढा का जो मध्य बिंदु होता है उससे सिर्फ उतनी ही मिट्टी निकालते हैं जितना कि पौधे का पिंडी होता है, जो थाला होता है, सिर्फ उतनी मिट्टी निकालते हैं और उसमें गड्ढा में हम लोग पौधा का रोपण कर देते हैं और अच्छे से उसमें मिट्टी डाल के और दबा देते हैं और हल्की सी सिंचाई कर देते हैं। सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अब चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा किसान भाइयों को जो भी नए बाग लगाना चाहते हैं उनको ये ज़रूर सुझाव रहेगा कि जब भी पौधा रोपण बाग लगाने की तैयारी करें तो किसी विश्वसनीय नर्सरी से ही पौधा खरीदें। दूसरा ये ध्यान जरूर रखें कि वो पौधा स्वस्थ हो, किसी प्रकार का रोग या कीड़े से प्रभावित न हो। तीसरा ये है कि समय पे लगाएं, निश्चित दूरी का जरूर अनुपालन करें, क्योंकि दूरी कम या अधिक होने पे हमको मन मुताबिक उससे लाभ नहीं मिल पाता है। समय पे खाद उर्वरक का प्रयोग करें, सिंचाई का बेहतरीन उसमें प्रयोग करते रहें। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार के रोग या व्याधि का प्रकोप होता है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसमें उचित दवाओं का प्रयोग जरूर करें। सर, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियों का सिलसिला अभी रुका नहीं है। बारी है एक और भेंटवार्ता की, जहां हमारे विशेषज्ञ हमें देंगे जानकारी धान की सीधी बुआई के विषय में। दर्शकों नमस्कार। धान की खरीफ फसल किस समय चल रहा है और इसकी बुवाई का समय भी आ गया है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि है धान की सीधी बुवाई। और आज का हमने विषय रखा है धान की सीधी बुवाई। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शुभाशीष प्रहराज जी को, जो कि केवीके माधोपुर पश्चिमी चंपारण से है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा हमारा आज का विषय है धान की सीधी बुवाई, तो ये धान की सीधी बुआई खेती में क्या महत्व रखती है? जैसे कि आपने बोला कि अभी खरीफ का मौसम चल रहा है और इसी समय किसान भाई अपना धान की खेती करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि ट्रेडिशनली हम किसान भाई क्या करते हैं कि पहले बिछड़ा लगाते हैं खेत में और धान का सीडलिंग बनाते हैं, उसी के बाद उसको लेके मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये जो ट्रेडिशनल खेती होता था, जो पारंपरिक खेती होता था, उसमें ऐसे किया जाता था। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि पानी के घोर अभाव हो रहा है और जैसे कि हम देख रहे हैं कि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। इसी कारण से क्या है, हम ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे धान का खेती किया जाए जिसमें हमारे कम जल की लागत लगे। और क्योंकि आज के डेट में हमारे पास जितने लेबर है उनके अवेलेबिलिटी भी कम है, हमारे फसल के लिए जो खर्चा है उसको हमें कम करना है, इसीलिए ये जो धान की सीधी बुआई है ये बहुत कारगर विधि है और इसी कारण से हम धान की सीधी बुआई को हम प्रमोट कर रहे हैं। सर, अभी तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि इसकी क्या आवश्यकता है। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि धान की सीधी बुआई के लाभ कौन कौन से हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं? साधारण में जो किसान भाई करते हैं उसमें क्या करते हैं, किसान भाई पहले धान का जो बिछड़ा होता है उसको एक नर्सरी में लगाते हैं। उसके बाद जब नर्सरी में 20 से 22 दिन हो जाता है, धान की जो सीडलिंग है उसको लेके मेन फील्ड पे ट्रांसप्लांट करते हैं या रोपाई करता है। इसी प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो जब हम नर्सरी बनाते हैं उसमें भी जल का उपयोग होता है। नर्सरी से जब हम प्रधान खेत में या मेन खेत पे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या रोपाई करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर का उपयोग होता है। इसी प्रोसेस में जल का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा के लेबर की ज़रूरत है, इसी कारण से खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। जब धान की सीधी बुआई करते हैं इसी में हम क्या करते हैं, जो खेत तैयार करके खेत में हम धान को सीधे तरीके से उसके ऊपर बो देते हैं। और बहुत तरीके हैं उसको करने में। पहले तो अगर हमारे पास मशीन है तो मशीन के माध्यम से लाइन
और लाइन के बीच में दूरी 20 सेंटीमीटर रख के हम धान लगा सकते हैं। इसी में पहले हमें 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला चीज़ ये है कि हम जिस खेत में ये धान लगाएंगे वो अच्छी तरह से समतल हो, और इस समतलीकरण करने के लिए हमारे पास एक लेजर लैंड लेबलर करके एक मशीन उपलब्ध है। उसी में पहले खेत को अच्छी तरह से लेबलिंग कर देना होता है। लेबलिंग करने से एक फ़ायदा ये मिलता है कि जब हम खेत को लेबल कर देते हैं, जब हम जल का प्रबंधन करते हैं, जब हम पानी लगाते हैं खेत में, तो जो जल का प्रवाह है, जो पानी है, वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है खेत में। ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है, जब हम खेत में बीज का रोपण करते हैं या बीज लगाते हैं, उसी समय बीज एक अच्छे डेप्थ में मेंटेन रहता है। जब खेत लेबल रहता है तो बीज का अंकुरण अच्छा हो सकता है। इसी कारण से पहले हमें लेजर लेबलिंग कर देना है, यानी कि जमीन का समतलीकरण कर देना है। उसी के बाद हमें एक अच्छी सिंचाई दे देना है, ताकि खेत में थोड़ा मॉइस्चर आ जाए, अच्छे मात्रा में उसमें नमी आ जाए। उसी के बाद हमें जैसे बीज लगाना है वो वाला प्रोसेस फॉलो करना है। जैसा आपने बताया कि धान की सीधी बुआई में आप धान की रोपाई ना करके सीधी फसल लगाते हैं खेतों में, तो इससे क्या लाभ प्राप्त होता है सर? देखिए, इससे बहुत सारे फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा ये है कि जैसे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या तो रोपाई करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर लगता है। तो किसान का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो एक फसल लगाने का जो उसका लागत है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें हम फसल का डायरेक्ट सीधा खेत में लगाते हैं। इसी कारण से रोपाई का खर्चा जो है वो कम हो जाता है। दूसरी फ़ायदा ये है कि 12 से 35%, यानी कि 20 से 30% आप भी बोल सकते हैं, इसमें जल का संचय होता है, क्योंकि हम नर्सरी नहीं बनाते हैं, सीधा खेत में बिजाई करते हैं या बुआई करते हैं। इसी कारण से 20 से 30% का हमारा जल का भी संचय होता है। तीसरा फ़ायदा ये है, जब हम सीधी बुआई करते हैं, उसमें जो फसल है 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाता है। तो जो किसान भाई धान के उपरांत या धान के बाद गेहूं लगाते हैं, वो सही समय में अपना गेहूं का फसल लगा सकते हैं, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर किसान गेहूं का लेट सोइंग करते हैं। इसी कारण से गेहूं की भी जो फसल का उपज है वो घट जाता है। क्योंकि धान की सीधी बुआई हम करेंगे, धान की सीधी बुआई से फसल 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाएगा, तो किसान भाई को एक लंबा अवधि मिलेगा अपने गेहूँ की फसल का या लगाने के लिए, या गेहूँ की फसल के लिए जो खेत है वो तैयार करने के लिए। ये एक फ़ायदा है। चौथा फ़ायदा है, किसान की लागत बहुत कम हो जाता है। अगर हम देखेंगे 3 से 4 हज़ार रुपये का बचत एक हेक्टर में किसान कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का बचत कर सकता है। यही सब फायदे के कारण हम हमेशा किसान भाई को ये बताते हैं कि जहाँ संभव धान की सीधी बुआई करना चाहिए, और इसी से जल का संचय होता है और लेबर का खर्चा कम हो जाता है, और फसल की जो आय है वो भी लगभग जैसे हम अगर रोपनी करके करते हैं उसके बराबर आता है। इसी कारण से धान की सीधी बुआई को हम किसानों तक ले जा सकते हैं। जैसा कि आपने इतनी सारी अच्छी जानकारी दी, धान की जो सीधी बुआई है काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी उपयोगी है। हम यह जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों को और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो सके। देखिए, धान की सीधी बुआई में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है खरपतवार प्रबंधन, क्योंकि जब धान की सीधी बुआई किया जाता है ये देखा जाता है कि जो खरपतवार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। इसी कारण से जब धान की हम सीधी बुआई करते हैं, ये विशेष ध्यान देना है कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे अच्छे तरह से किया जाना चाहिए। इसी के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, जैसे हम धान लगा रहे हैं उसके 1 से 3 दिन के अंदर एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हमें अप्लाई कर देना चाहिए, और 20 से 25 दिन के बाद एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कौन से खरपतवार है उसको ध्यान में रखते हुए, किसी विशेषज्ञ से जानकारी लेते हुए एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करना चाहिए, ताकि जो खरपतवार है वो अच्छे तरह से उसका प्रबंधन हो जाए। दूसरी चीज़ जो ध्यान देना चाहिए कि फसल में पोषक तत्वों का कैसे मतलब हम मैनेज करेंगे। पोषक तत्वों के लिए ये चीज़ का ध्यान देना है कि आप जिस खेत में वो धान लगा रहे हैं उस ज़मीन का क्या पोषक तत्व की स्थिति है, उसी के लिए आप मृदा का जांच करा सकते हैं। उसके उपरांत मृदा की जांच भित्तिक जो रिपोर्ट आता है उसी के हिसाब से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप मृदा का परीक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप कम से कम 100 से 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी के हिसाब से पोटास का एप्लीकेशन कर सकते हैं। सर, आज के विषय पर आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। आशा है कि हमारे किसान भाई इसका लाभ अवश्य उठाएंगे, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे ही और भी नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में। तब तक जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात।
तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।